पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। जो लोग चाहे उन्होंने ये सब्सिडी देने में उनका ताल्लुक वो सेक्रेटरी हों, वज़ीर हों, जो भी जिस ओहदे पे भी विराजमान हों, माजी में रहे हों, अभी हों, उनके खिलाफ एक्शन हो। बेनामी ट्रांजैक्शंस, ये मामला FBR को तफवीज़ किया जा रहा है। FBR को इसके साथ ये भी हुक्म दिया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर कार्रवाई करके जो रिकवरीज हैं, जो रिकवरेबल हैं, वो भी 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। शुगर स्कैंडल, हुकूमत का 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजने का ऐलान। शहजाद अकबर कहते हैं शुगर इंडस्ट्री में रिकवरी का मामला FBR को भेजा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIA और चीनी की बरामद का मामला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखेगा। इजाफी क्रशिंग का मामला, एंटी करप्शन और कार्टेलाइजेशन का मामला कंपटीशन कमीशन को भेजा जा रहा है। की दहाई में एक बड़े ख़ानदान ने इंडिया को बहुत ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट की थी और उसकी मद में बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी ली थी। 80 के करीब जो मिले हैं, 80 से ज़ायद मिले हैं, वो तमाम ही आते हैं। तो फिर हर किसी का वो नैब की जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके नतीजे में क्रिमिनल केसेस फाइल होंगे, वो अब ये पूरा मामला इस वक्त नैब के हाथ में है, जिसके जो हुकूमत से बिल्कुल अलग एक इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है। अब ये मामला नैब ने देखना है। पिछले 20-25 साल की सब्सिडी के खिलाफ भी नैब को रेफरेंस भेजने का फैसला। शहजाद अकबर कहते हैं 90 के दहाई में एक बड़े खानदान ने भारत को बहुत चीनी सप्लाई की और बहुत सब्सिडी ली। शाहिद खाकान ने सुलेमान शहबाज के एमा पर सब्सिडी के नाम पर आवाम को 20 अरब का चूना लगाया। चीनी अफगानिस्तान भी स्मगल की जाती रही। 15 से 20 टन वाले ट्रक में 80 टन चीनी दिखाई गई। हुकूमत का शुगर पॉलिसी पर हम्माद अजहर की सरबराही में कमेटी बनाने का भी ऐलान। कमेटी चीनी की लागत और कीमत का तयन करेगी। उधर वजीर आजम की शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद की मंजूरी। शहजाद अकबर ने इमरान खान से मुलाकात भी की। मुआवन खुसूसी का मजीद कहना है FIA में 600 से 700 नए मुलाजिम भर्ती कर लिए। अगर केसेस की वजह से नैब पर इजाफी बोझ आता है तो हुकूमत सहूलियात देगी। एहतिसाब का वादा पूरा करना और मुल्क को आगे ले जाना अवलीन तरजीह है। वफाकी वजीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं बिलावल जानते हैं एहतिसाब का शिकंजा फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पहली बार किसी हुकूमत ने अपने दौर के स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की है। वजीर आज़म मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तमाम इदारे 90 दिन में तहकीकात और कार्रवाइयाँ करें। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका में एहतजाज जारी। कई शहरों में मुजाहरे, मुजाहरीन की पुलिस से झड़पें, तोड़ फोड़ भी की। नस्ल परस्ती से मुताल्लिक बेहतर कानून साजी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। उधर बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में भी एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहरों में तब्दील। कई अफराद जख्मी। फ्रांस और जर्मनी में भी हज़ारों अफराद का एहतजाज। और हसन अली क्रिकेट के मैदान में अनफेयर, टिकटॉक पर सुपर फिट। क्रिकेटर हसन अली ने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अहलिया के साथ भी टिकटॉक की वीडियोस बनाई। हसन अली आजकल कमर की इंजरी का शिकार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ रुखशान मीर और मैं हूँ आपके साथ राफ़े अवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे एक अफसोसनाक खबर। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नयाबाद खोकर किचन वैली में बिल्डिंग गिरने का ये वाक़या पेश आया है। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत में कई ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। इलाके में अंधेरे के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। मुनहदिम इमारत के मलबे से एक शख्स की लाश निकाल ली गई, जबकि 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ नवीद सिद्दीकी से। नवीद बताएगा 5 मंजिला इमारत गिरी है, यह हादसा कैसे पेश आया? ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है लियारी खड्डा मार्केट का इलाका है, जहाँ पर जो है 5 मंजिला इमारत जो है वो जमीन को हुई है, जिसके बाईस तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक
4 अफराद जो इसमें जख्मी हुए जिनको मलबे से निकाला जा चुका है। इमदादी सरगर्मियाँ जो जारी है, जो इमदाद के जो बिल्डिंग गिरने के बाद जो है रेस्क्यू और दीगर इदारे जो है यहाँ पे रवाना करते जाए, इस पर जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। जो इलाका मकीन होगी मदद आपके तहत, और इसके अलावा जो रेस्क्यू इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो मलबे तले अफराद है उनको निकाला जाए। इलाका मकीन के मुताबिक ये जो इमारत है रिहायशी इमारत थी, जिसके अंदर तकरीबन 5 से 6 जो फैमिलीज है वो आबाद थी, और बताया जाता है कि ये जो इमारत है ये पुरानी इमारत थी जिसको हादसा पेश आया है। इसके साथ साथ दूसरी जो इसके बराबर वाली इमारत थी उसको भी जो है हादसा जो नुकसान पहुंचा है। बहुत बड़ी तादाद है इमदादी रजाकारों की जो इस वक्त जो है इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो गली है वो खासी जो है पतली है, तंग गली है, उसके बाद जो मुश्किल का सामना करना पड़ा है। लाइट की भी जो है यहाँ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो इमदादी कार्रवाई है वो मुतासिर हो रही है। बहुत बड़ी तादाद है इलाका मकसद की यहाँ पहुँच चुकी है, और कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ मौजूद जो मलबे तले दबे अफराद हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। इलाका मकीन जो कोशिश कर रहे हैं अपनी आपके तहत रेस्क्यू इदारे रेस्क्यू काम भी जो कोशिश कर रहे हैं। ईदी रजाकार, इसके अलावा छिपा के जो रजाकार है वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। जो इलाका मकीन है उसकी बहुत बड़ी तादाद है यहाँ मौजूद है, जिसके बारे जो मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा पुलिस और रेंजर्स की जो उस भाई ने उसको भी तलब कर लिया गया है। अब तक जो है 4 अफराद को मलबे से निकाला जा चुका है, जबकि नवीद आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रेस्क्यू का अमल कितनी तेज़ी से जारी है, और ये भी बता दीजिएगा कि जो 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ जो 4 अफराद जख्मी को निकाला गया था मलबे पहले, उनको जो है इमदादी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है, जबकि एक बच्ची भी जो है उसको मलबे तले निकाले गया, जिसकी हालत जो है तशवीशनाक बताई जाती है। तो रेस्क्यू जो काम है वो जारी है, क्योंकि जो इलाके की जो सिचुएशन है, गुंजानाबाद इलाका है, इसके बायस यहाँ पर जो है इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इंतहाई पतली गली है और गुंजानाबाद इलाका है, इसके बाद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाके में जो लाइट भी है उनका कर दी गई है इमदादी सरगर्मियों के बायस, इसके बायस जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। रेंजर्स और दीगर जो इदारे हैं रेस्क्यू के वो यहाँ पहुँच चुके हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो अच्छा नवीद, ये बता दीजिएगा कि अंदाजे के मुताबिक क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ये 5 मंजिला बिल्डिंग है जैसा कि आपने बताया, तो कितने लोग हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर थे? जी, इलाका वकील से हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक तकरीबन 7 से 8 फैमिली जो इमारत में रिहाइश पजीर थी, और बताया जाता है कि मलबे तले बड़ी तादाद जो है हो सकती है। इलाका मकीन की दबे हुए निकालने की कोशिश की जा रही है। इलाका मकीन जो है यहाँ पे मैदान के तहत कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईदी के रजाकार और छिपा के रजाकार भी यहाँ मौजूद है। पुलिस और रेंजर्स के जो एहलकार है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो अफराद है उनको यहाँ से निकाला जाए। जो रोशनी है वो यहाँ मौजूद नहीं है, लाइट जो मुनक़ता कर दी गई है, इसके बायस भी जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हैवी मशीनरी को भी तलब किया गया है, क्योंकि जो मलबा है वो खासा ज़्यादा है। 5 मंजिला इमारत थी, जिसके बायस जो मलबा है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, उसको हटाने के लिए भी जो है हैवी मशीनरी वो भी तलब किया गया है, ताकि जो हैवी मशीनरी को यहाँ से के जरिए यहाँ से मलबा हटाया जा सके, और जो मलबे तले दबे अफराद है उनको यहाँ से निकाल के जो मुंतकिल किया जाए। नवीद, ये भी बता दीजिएगा कि ये इमारत जो है इत्तलात मौसूल हुई है कि ये इमारत 2 दिन पहले ज़रा एक जानिब झुक गई थी, तो क्या ऐसी सूरत हाल में इलाका मकीनों ने इन्हें बाहर नहीं निकाला, या ये सिंध हुकूमत ने ये बिल्डिंग तब खाली नहीं करवाई? जी बिल्कुल, ये जो इलाका मकीन के मुताबिक 2 रोज़ कबल भी जो है जो इमारत है उसको तो हल्का सा झटका आया था। इसके बायस जो बिल्डिंग है वो एक तरफ सड़क की थी, जिसके बायस कुछ फैमिली जो है यहाँ से जो है मुंतकिल हो गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद थी रिहायशी की जो इस पर रिहाइश पड़ी थी, क्योंकि जो उनके कोई और जो इलाका रहने की जगह नहीं थी, कोई बंदोबस्त नहीं था, जिसके बायस वो जो रिहायशी है इसी इमारत में रिहाइश पड़ी थे, जिसके बायस जो वाक़या पेश आया है। ठीक है नवीद, ये भी बताइएगा इतराफ़ की इमारतों की क्या सूरत हाल है, क्या उन्हें खाली करवा लिया गया है रिहायशियों से? जी बिल्कुल, जो बिल्डिंग गिरी है उससे मुतसिला एक और इमारत है वो भी जो मुतासिर हुई है, जिसके बाद जो इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। इलाका मकीन जो है वो खासे मुश्किल भी दिखाई देते हैं, क्योंकि जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो तातुल का शिकार हो रही है, क्योंकि इलाका मकीन जो है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके शहरी, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इमदादी सरगर्मियाँ जो करी जाएँ, लेकिन क्योंकि जो गली है वो खासी पतली है और आवाम जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। नवीद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये गली बहुत पतली है और यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है रेस्क्यू के अमल को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये बता दीजिए कि जो इतना सारा मलबा है और इसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो इमदादी कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या इस हवाले से रेंजर्स वहाँ पर पहुँची है, कोई हेलीकॉप्टर्स पहुँचे हैं, कैसे इस मलबे में से लोगों को निकाला जा रहा है, कैसे वहाँ पर मशीनरी पहुँची है?
जी बिल्कुल, वाकई की इत्तला मिलते ही फौरन बाद जो है पुलिस और रेंजर्स की जो है भारी नफरी जो है वो के ऊपर पहुंच गई थी। और अब जो कोशिश की जा रही है कि जो इलाका मकीन है और जो शहरी है उनको यहाँ से दूर किया जाए, और जो सिर्फ रेस्क्यू के इदारे हैं उनको यहाँ पर जो है काम करने दिया जाए, चूँकि ताकि जो मलबे तले दबे अफराद है उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके और अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। इलाका मकीन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। रेस्क्यू काम की जानिब से और सेक्यूरिटी इदारे की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि शहरियों को जो है यहाँ से जो है दूर भेजा जाए, ताकि जो इमदादी जो कार्रवाई है उनको जो है सरंजाम दिया जा सके और जल्द से जल्द जो मलबे तले जो दबे अफराद है उनको बाहर निकाला जा सके। तो मुश्किलात का सामना खासा करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये तमाम तर जो इक़दाम किए जाए और इमदादी सरगर्मियाँ की जाए। रेंजर्स और पुलिस जो है बड़ी भारी तादाद में यहाँ पहुँच चुकी है और पुलिस वहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है। हमारे साथ ही रहिएगा नवीद सिद्दीकी। देखने वालों को एक बार फिर से बता दें, कराची का ये मुतवस्सित इलाका है लियारी, जहाँ पर 5 मंजिला ये इमारत मुनहदिम हो गई है। वहाँ पर रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नयाबाद का ये इलाका है, खोकर किचन वाली बिल्डिंग गिरने का ये वाक़या पेश आया है। आपको बताते चले कि ये बिल्डिंग 5 मंजिला बिल्डिंग बताई जा रही है और बताया ये भी जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वहाँ पर 8 फैमिलीज़ मौजूद थी, जिसमें से कई लोगों की लाशें निकाल ली गई हैं और 4 ज़ख्मी ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि अंधेरा छाया हुआ है, वजह यह है कि लाइट नहीं है, एक जानिब लोड शेडिंग, दूसरी जानिब ये उफ्ताद टूट पड़ी है। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत में कई रिहाइश पजीर थे और इलाके में अंधेरे के बाइस इमदादी कामों में खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुनहदिम इमारत के मलबे से एक शख्स की लाश भी निकाल ली गई है और 4 ज़ख्मी ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर रेस्क्यू की टीमें ऐसी हैं जो कि जाए वक़ुआ पर पहुँची हैं और इमदादी अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द वहाँ पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए। वहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद हैं, वो भी अपनी मदद आपके तहत जो उनसे बन पा रही है वो मदद कर रहे हैं। साथ में वहाँ पर रेंजर्स भी पहुँच गई है और आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ लाइट नहीं है, लोड शेडिंग का इस वक्त सामना है। एक बार फिर रुख करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी का और उनसे बात करेंगे। नवीद, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बिल्डिंग गिरने के बाद जो है बहुत बड़ी तादाद में इलाका मकीन पहुंचे थे। इसके अलावा रेस्क्यू के अफसर, रेंजर्स और पुलिस की भी जो है भारी नफरी यहाँ पहुंच चुकी है और बिल्डिंग से जो है जो हादसा है उससे जो है शहरियों को बहुत दूर हटाया जा रहा है ताकि इमदादी सरगर्मियाँ उसे जो है सरंजाम दिया जा सके, क्योंकि जो गली है वो बहुत ज़्यादा पतली है जिसके बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और 5 मंजिला इमारत है, बताया जाता है तकरीबन 7 से 8 फैमिली जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थी और जिनके जो है मलबे तले दबे होने की इत्तला है। तो कोशिश की जा रही है रेस्क्यू काम की जानिब से कि जो इलाका मकीन है उनको यहाँ से हटाया जाए ताकि जो रेस्क्यू के सरगर्मियाँ हैं उसको सरंजाम दिया जा सके। ठीक है, नवीद सिद्दीकी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नुमाइंदा 92 न्यूज़ औरंगज़ेब जब्बार ने भी हमें ज्वाइन किया है। औरंगज़ेब जब्बार, बताइएगा ताज़ा तरीन इत्तलात क्या मौसूल हो रही हैं आपको? इस वक्त तकरीबन मलबे तले कितने अफराद मौजूद हैं जिनको निकालने का अमल रेस्क्यू टीमों की जानिब से जारी है? जी देखिए, 7 मंजिला के करीब ये इमारत बताई जा रही है जिसके मुलज़्ज़िम होने से अब रेस्क्यू काम की तरफ से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें जो है वो बड़ी तादाद में हलाकतें तो जो है वो उसका खदशा है। लेकिन जो है वो रेस्क्यू काम ने इस मलबे से जो है वो 1 लाश और जबकि 4 जख्मियों को निकाला है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए जख्मियों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिविल अस्पताल के बाहर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ पर जो है वो इमरजेंसी ऑफिस कर दी गई है और तमाम जो यहाँ पर इमरजेंसी में आने वाले लोग हैं उनको जो है वो रास्ते क्लियर करवाया जा रहा है। उनकी तरफ से पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और ये बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है लियारी में, वहाँ पे जो है वो इस बिल्डिंग ने दूसरी 7 वाली इमारत को भी जो है वो मुतासिर किया है। और यहाँ बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बुलेटिन में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी है। हुकूमत का 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजने का भी ऐलान सामने आया। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि शुगर इंडस्ट्री में रिकवरी का मामला FBR को भेजा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIA और चीनी की बरामद का मामला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखेगा। इजाफी क्रशिंग का मामला एंटी करप्शन, जबकि कार्टलाइजेशन का मामला मुसाबकती कमीशन को भेजा जा रहा है।
वजीर आजम ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। शहजाद अकबर ने कहा फायदा उठाने वालों का एहतसाब होगा। 2014, 2016 और 2019 की सब्सिडी समेत 29 अरब का मामला नैब को भेजा जाएगा। 2014-15 की सब्सिडी जो तकरीबन 6.5 अरब रुपए की सब्सिडी थी, उसके बाद 2015-16 की सब्सिडी जो दोबारा 6.5 अरब रुपए की थी, 20 अरब रुपए की सब्सिडी 2016-17 की, उसका मुकदमा भी नैब को दिया जा रहा है। शहजाद अकबर ने अफगानिस्तान जाने वाली चीनी का मामला FIA को भेजने का ऐलान करते हुए कहा, चीनी बाहर गई ही नहीं मगर उसका पैसा जरूर आया। ट्रक जो सिर्फ 15 से 20 टन वजन उठा सकता है, उसके अंदर 80-80 टन की रसीदें कटी हुई हैं कि अफगानिस्तान चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है। ये तमाम चीज़ें, इसकी इन्वेस्टिगेशन FIA को तफवीज़ की जा रही है, क्योंकि जो शुगर कमीशन ने कंफर्मेशन की है, जो चीनी पाकिस्तान से गई है और जो अफगानिस्तान पहुंची है, उसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस है। मुअव्विन खुसूसी बराए एहतसाब ने चीनी की कीमत और लागत का तयन करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। अब जो प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसकी बेस के ऊपर मार्केट में प्राइस डिटरमिन होती थी आज तक, वो हमेशा से शुगर मिल एसोसिएशन वालों की ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके, एक तो वो शुगर पॉलिसी के ऊपर काम करेगी वो कमेटी, हमाद अजहर साहब इसकी सरबराही करेंगे जो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं। सेकेंडली, इस वक्त जो चीनी की बाजार में कीमत है, इसको रैशनलाइज करना अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। शहजाद अकबर का कहना था सियासी रहनुमाओं ने शुगर इंडस्ट्री लगाकर हेर फेर की। शाहिद खाकान अब्बासी ने सलमान शहबाज की इमा पर 20 अरब रुपए का चूना लगाया। एक अर्ज करना चाहूंगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए, आपने एक शख्स सलमान शहबाज की इमा के ऊपर 20 अरब रुपए की सब्सिडी, सबसे बड़ा चूना आपने पाकिस्तान की आवाम को लगा दिया। शहजाद अकबर ने कहा 90 के दहाई में एक खानदान ने भारत को चीनी सप्लाई की और सब्सिडी वसूल की। शुगर मिल्स के सेल्स टैक्स का मामला FBR को जाएगा, जिस पर 90 दिन में कार्रवाई और रिकवरी होगी। 90 की दहाई में एक बड़े खानदान ने इंडिया को बहुत ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट की थी और उसकी मद में बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी ली थी, तो वो तमाम मामलात के लिए भी रेफरेंस नैब को भेजा जा रहा है। एडुकेशन होनी है, वो 90 दिन के अंदर शुरू हो जानी चाहिए, और जो रिकवरीज हैं, जो रिकवरेबल हैं, वो भी 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। इस मौके पर वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा शुगर माफिया में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में करप्ट अफराद के एहतसाब का तहैया किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तहैया किया हुआ था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कि जब हम आएंगे तो हम तमाम उन लोगों का एहतसाब करेंगे जिन्होंने इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पे लगाया। इससे कबल वजीर आजम के ज़ेर सदारत चीनी बहरान से मुतल्लिक इजलास हुआ, जबकि शहजाद अकबर ने मुलाकात करके वजीर आजम को शुगर इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी। जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि ताकतवर ATM को भगाकर खुद एहतसाबी का दर्ज दिया जा रहा है। चीनी चोरों को भगाकर चीनी चोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कमीशन रिपोर्ट ने इमरान खान और उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी की तारीख क्यों नहीं बताई, जबकि वफाकी और सूबाई वज़रा कहते हैं अब रिकवरी भी होगी और सजाएं भी मिलेंगी। एहतसाब की ऐसी मिसाल कहीं नजर नहीं आती। चीनी कमीशन की रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा ATM को भगाकर खुद एहतसाबी का दर्ज दिया जा रहा है। चीनी चोरों को भगाकर चीनी चोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरान खान और बुज़दार को कब गिरफ्तार किया जा रहा है? मरियम औरंगजेब का कहना था इमरान खान ताकतवर की तिजोरियां भर के एहतसाब का ड्रामा ना करें। बहरान में सिर्फ इमरान साहब मुलव्वस हैं। चीनी चोरी करके जमान पाक का घर बना तारीखी चीनी चोर माफिया शोर मचाकर बच नहीं सकता। विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था शुगर रिपोर्ट की रोशनी में अब रिकवरी होगी और सजाएं भी मिलेंगी। आटा, चीनी, बिजली महंगी होती है तो अवाम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब महंगाई से अवाम को निजात मिल जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने कहा पहली बार किसी हुकूमत ने पहले दौर के स्कैंडल के लिए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पेश की। खुद एहतसाबी की इससे बेहतर मिसाल किसी दौर में नजर नहीं आती। और दूसरी जानिब गंदम की दरामद और बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी खत्म करने का फैसला हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया है कि गंदम की बैरून मुल्क स्मगलिंग हर सूरत में रोकी जाएगी। इजलास में मजीद क्या फैसले हुए, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
میں گندم کی پیداوار میں کمی ہونے پر قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں گندم کی ضروریات پوری کرنے اور آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول کے حوالے سے تفصیلی غور کیا گیا۔ آٹے اور گندم کی وافر مقدار میں دستیابی یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ گندم کی بین الصوبائی نقل و حمل پر پابندیاں فوری طور پر اٹھا لی جائیں گی اور چیک پوسٹیں ختم کر دی جائیں گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا نجی شعبے کے ذریعے گندم کے درآمد کی اجازت دی جائے گی۔ درآمد پر عائد ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ اس وقت گندم کے درآمد پر 6% اور اضافی 2% ڈیوٹی عائد ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گندم اور آٹے کی بیرون ملک سمگلنگ کی روک تھام یقینی بنائی جائے گی۔ ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں گندم کی پیداوار، صوبائی حکومتوں کی جانب سے گندم کی خرید، موجود سٹاک اور ضروریات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اور بلٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیل ملز ملازمین کو نکالنے کے فیصلے کے خلاف مزاحمت کا اعلان کر دیا ہے۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کو جواز بنا کر ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ وفاق سے اسٹیل ملز نہیں چلتی تو ہم چلانے کو تیار ہیں، جبکہ شہباز گل نے کہا کہ اسٹیل ملز پیپل پارٹی کے دور میں ہی برباد ہوئی۔ پیپلز پارٹی اسٹیل ملز ملازمین کی ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ ملازمین کو نکالنے کے فیصلے کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ عدالتی آبزرویشن کو جواز بنا کر ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب کی ایک آبزرویشن کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس آبزرویشن کو بہانہ بنا کر، اس کو جواز بنا کر 9,500 کے قریب پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کر دیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اسٹیل مل سے متعلق فیصلے کے لیے CCI سے منظوری حاصل کی گئی۔ اسٹیل ملز وفاق سے نہیں چلتی تو ہم چلانے کے لیے تیار ہیں۔ 19,000 ایکڑ زمین سندھ کی ملکیت ہے، مقصد پورا نہ ہوا تو صوبہ زمین واپس لے سکتا ہے۔ 19,000 ایکڑ زمین جس کی ملکیت، جس کا مالک صوبہ سندھ ہے، سندھ کی صوبائی حکومت ہے، اور اگر وفاقی حکومت نے CCI کی منظوری کے بغیر صوبہ سندھ کی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کسی کو اسٹیل مل دینا چاہتے ہیں وہ ہم سے شیئر کریں، اور اگر یہ مل آپ سے نہیں چلتی تو سندھ حکومت اس مل کو چلانے کے لیے تیار ہے۔ سعید غنی نے کہا مشکوک خاتون سنتھیا روچی کا استعمال کر کے سیاسی رہنماؤں کا تماشا بنایا جا رہا ہے، جبکہ حکومتی ارکان کی حرکتیں بھی کسی سے چھپی نہیں۔ سنتھیا روچی کی وجہ سے توجہ کورونا سے ہٹ رہی ہے۔ ایک مشکوک خاتون جس کا اپنا کردار بہت مشکوک ہے، اس کے مشکوک مبینہ الزامات کو جس طرح سے ہیڈ لائنز میں جگہ دی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقصد صرف ایک ہے، اس کا وقت آئے گا یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو خراب کیا جائے۔ شہباز گل نے سعید غنی کی پریس کانفرنس پر کہا پیپلز پارٹی کے 2 ادوار 88 اور 93 میں اسٹیل ملز کی بربادی کی داستان شروع ہوئی۔ نواز شریف دور میں ریاض لال جی، عثمان فاروقی اور دیگر کے خلاف اسٹیل ملز کرپشن کے کیسز داخل کیے گئے۔ اسٹیل ملز کی بربادی کا اصل ذمہ دار PP مافیا ہے۔ آج کل یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں آئندہ مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ غیر ضروری اخراجات کو مزید کم کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے بزدار حکومت کے اہم فیصلے۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا بجٹ میں غیر ضروری اخراجات ہر سطح پر مزید کم کیے جائیں گے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ترجیحات کو فوکس کیا جائے گا۔ 2020-21 کے بجٹ میں شعبہ صحت اور سماجی سیکٹر پر پوری توجہ دیں گے۔ آئندہ مالی سال 2020-21 کا بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام حقیقت پسندانہ اعداد و شمار پر مبنی ہوگا۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، چیف سیکریٹری قانون، سیکریٹری خزانہ اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई मुशीर बराए इक़्तिसादी उमूर और मनसूबा बंदी डॉक्टर सलमान शाह ने मुलाकात की, जिसमें सूबे की मईशत को मजबूत और महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा, कोरोना वबा के पेश नज़र मईशत दबाव का शिकार है। कमजोर तबका कोरोना के सबब सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे में तरक्याती मंसूबों, बिजनेस के फरोग और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए नई सोच के साथ नए इक़दामात किए जाएंगे। और यहाँ बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बोरिस जॉनसन की जानिब से कोरोना वायरस से निमटने की हिकमत अमली आवाम को पसंद न आई। मुल्क भर में बरतानवी वज़ीर आज़म की मकबूलियत में कमी वाक़या हुई है। बरतानिया में 3 राय आमा जायज़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतालिक मसाइल को हल करके वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हिमायत में कमी आई है। दूसरी जानिब माहिरीन ने कहा कि बोरिस जॉनसन के लिए एदाद शुमार फौरी तौर पर बाइस से तशवीश नहीं है, जिन्हें दिसंबर में पार्लियामेंट में आराम से अक्सरियत हासिल होगी और 2024 तक इंतखाबात करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक सर्वे के मुताबिक बोरिस जॉनसन की पार्टी की हिमायत में 4% कमी आ चुकी है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान बेघर अफराद और दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाली फलाही तंजीम ने बेरोजगारी के खात्मे के लिए रजाकारों समेत आम अफराद को नौकरियों के लिए दरख्वास्त देने के लिए हफ्तावार ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है, जिससे ज़रूरतमंदों की मुआवनत की जा रही है। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में जानिए। बर्मिंघम में बेघर अफराद को राशन मुहैया करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो ने अपने सेंटर में खाना और राशन फराहम करने के अलावा बेघर अफराद को मुलाजमत के हसूल में रहनुमाई देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। पहले मरहले में रजाकार खवातीन हजरात को ट्रेनिंग दी गई कि वो बेघर अफराद को मुलाजमत के हसूल में मुआवनत फराहम करें ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। इस दौरान शुरका और मुंतजमीन ने 92 न्यूज़ को बताया कि एक अरसे से जरूरतमंद अफराद की मुआवनत का सिलसिला शुरू कर रखा है। And we obviously we used to distribute food in the city centre in the evening, on Friday evening, to all the homeless people. But now recently, because of the COVID-19 and because of the issues and the pandemic issues, obviously we can't go outside and do it. So we've decided to do it inside our head office in the canteen. जैसे कि आपको पता है थोड़ी नरमियाँ होने भी जा रही हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में, लेकिन होमलेस के हालात वही हैं। हर वीक हमें नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं और बड़ी खुशी होती है कि नए चेहरे आते हैं, लोग खुश होते हैं हमारी कंट्रीब्यूशन देख के। वॉलंटियर भी कुछ नए आए हैं, उनसे भी हम जो है वो उनके तासुरात ले रहे हैं। Hi, my name's Aisha Iqbal. I'm here from Adara Women's Support Network. We're here to say thank you to Fido Nido for all their hard work that they're doing. They're serving humanity, serving the needy, and they always come forward when we need support for our women. Hello, my name is Alexandra. I'm from Romania and I'm a volunteer for Fido Nido. I'm very happy to help the people. We distribute ID packages, and for the people, Fido Nido means support for us. आज फिर से हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं फीडो नीडो के साथ, और क्योंकि ये वॉलंटियर्स अवेयरनेस वीक था, इसलिए हमारे साथ आज 8 न्यू वॉलंटियर्स आए हैं जिनको हमने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है, और इसके अलावा उनके पास लेवल 2 फूड का जो है सर्टिफिकेट्स भी था, एंड दैट विल बी गोइंग टू हेल्प एवरीवन हियर। शुरका ने कहा उनकी कोशिश है कि बेघर अफराद मुलाजमत के लिए ज़रूरी हिदायत पर अमल करके अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बना सकें। इंसानियत के जज्बा से सरशार ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ भी हूँ अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। एविएशन की सनत पर कोरोना वायरस के इंतहाई तबाहकुन असरात पड़ रहे हैं। जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा को कोरोना वायरस की वजह से 9 अरब यूरो के खसारे का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा रोही। जर्मन फ़ज़ाई कंपनी लुफ्थांसा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान का शिकार है। जर्मन हुकूमत हवाई कंपनी को 9 मिलियन यूरो की इमदाद दे रही है, जिसके बाद वो इस एयरलाइन के 20% हिस्से के मालिक बन जाएगी। जर्मन हुकूमत का कहना है कि माली इमदाद के बावजूद हुकूमत की जानिब से कंपनी के कारपोरेट फैसलों में मुदाखलत नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब नाकदीन इस पर नाखुश हैं, ताहम फ़ज़ाई कंपनियों के लिए हुकूमती इमदाद कोई नई बात नहीं। जर्मन हवाई कंपनी को 9 अरब यूरो के खसारे की वजह से हज़ारों अफराद के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो चुका। अखराजात में कमी करने के लिए अब एयरलाइन की रिस्ट्रक्चरिंग पर गौर किया जा रहा है।
हुकूमत की जानिब से लुफ्थांजा के साथ मुआहदे का मकसद एयरलाइन को कोरोना वायरस की वजह से पहुंचने वाले तबाहकुन असरात से निकालना है। कोरोना से पहले इस एयरलाइन पर रोजाना 3,50,000 से ज्यादा अफराद सफर करते थे, ताहम कोरोना वायरस की वजह से ये तादाद कम होकर 3,000 रोजाना तक आ पहुंची है। लुफ्थांजा 1967 तक हुकूमत के कंट्रोल में थी, लेकिन 1997 में इसको मुकम्मल प्राइवेट कर दिया गया। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की फिजाई कंपनियों पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। बेहतरीन फिजाई कंपनियां अपने अमले और जहाज़ों को ग्राउंड करने पर मजबूर हैं। जर्मन एयरलाइन लुफ्थांजा इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है। जर्मन हुकूमत की जानिब से लुफ्थांजा एयरलाइन के लिए रेस्क्यू पैकेज का ऐलान ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। मिर्जा रुहेल बेग, 92 न्यूज़, डॉर्टमुंड, जर्मनी। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाकिस्तान ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिससे खिताब करते हुए पार्टी रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर खूब तनकीद की। कॉन्फ्रेंस का मजीद अहवाल उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज की जानिब से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिससे खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी रुकन पार्लियामेंट चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने कहा कि PTI की मौजूदा सरकार ना तजर्बाकार और ना अहल है। तब्दीली के नाम पर आने वाली PTI ने मुल्क में बेरोजगारी और नए कर्जे लेने जैसे दीगर कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। 2 साल गुजर गए हैं, नया पाकिस्तान, नई हुकूमत आए हुए, नए रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं, नई रिकॉर्ड महंगाई दी है। ऑनलाइन तकरीब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाद रीजन के सदर खालिद अकरम राना ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से बैरून ममालिक पाकिस्तानी मुश्किलात और परेशान हाल हैं, मगर हुकूमत की जानिब से खातरख्वाह इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। ताहम सऊदी अरब में तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर हमवतनों की दाद रसी कर रही हैं। तकरीब से जाहिर लतीफ़ संधू, काजी इसहाक मेमन, मोहम्मद असगर कुरैशी समेत दीगर अफराद ने भी इजहार ख्याल किया। और यहाँ बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सितारे इम्तियाज़ हासिल करने वाली मारूफ अदाकारा महविश हयात ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ज़िंदगी पर बनाई जाने वाली फ़िल्म में बेनज़ीर का किरदार अदा करना एजाज़ की बात है। इस किरदार के लिए भरपूर तैयारी कर रही हूँ। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सितारा इम्तियाज की हामिल अदाकारा महविश हयात साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो शहीद का किरदार अदा करने के लिए पुरजोश। अदाकारा ने कहा, इस किरदार के लिए भरपूर मेहनत कर रही हूँ। बेनज़ीर मेरे लिए शेक्सपियरियन हीरोइन है, मैंने इसीलिए उनका किरदार निभाने का फैसला किया। महविश हयात ने कहा, फिल्म में बेनज़ीर भुट्टो के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़माना तालिब इल्मी से लेकर सियासत और उनके कत्ल तक के वाक़यात को दिखाया जाएगा। महविश हयात का कहना था कि फिल्म अभी इब्तदाई मराहिल में है। तमगा इम्तियाज हासिल करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा ने कहा, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाते हैं। इसके साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।